हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फरवरी एंड मार्च मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस। सो ये जो सेशन होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, बैंकिंग की सारे एग्जामिनेशन और जहां पर भी बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है उन सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए गाइज, जनवरी तक का मैंने बैंकिंग अवेयरनेस आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को जनवरी से पहले के मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस देखना है तो ये सारे सेशंस मैंने आप लोगों के लिए रिकमेंड किए हुए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा देती हूँ, ओके। एंड एक प्लेलिस्ट भी मैं बनाया है, उस प्लेलिस्ट को भी अगर आप एक्सेस करते हो तो उसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस के सारे सेशंस मिल जाएंगे, ओके। सो बैंकिंग अवेयरनेस का जनवरी तक का प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें फेब और मार्च मंथ का हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आरबीआई एंड अदर बैंक्स रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे, ओके। सो ऑल इन ऑल ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंकिंग अवेयरनेस की सेशंस तो आप लोगों को देखनी है, लेकिन बैंकिंग स्टैटिक भी आपको एट द सेम टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बैंकिंग स्टैटिक के सेशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए, अभी तक के 2 सेशंस प्रोवाइड किए, जिसमें एक काफ़ी सारा आपका स्टैटिक बैंकिंग कवर अप होता है। तो अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये 2 सेशंस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ज़रूर इन 2 सेशन को फॉलो कीजिएगा, ओके। एंड अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो तो आपको जितना बैंकिंग अवेयरनेस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप करंट अफेयर्स के सेशंस देखना चाहते हो तो सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस जो है मार्च मंथ तक के मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। सो उसका भी मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर बना रखा है, तो वो प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। एंड अब जितने भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उन सभी का मैं आपको ई बुक भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको ई बुक को एक्सेस करना है तो कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, उसे रजिस्टर कीजिए विद बेसिक डिटेल्स एंड एक्सेस कीजिए सारी ई बुक्स एंड कोर्सेज जो भी आप लोगों के लिए यूजफुल है उन सभी को, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ को। सो आज सबसे पहले हम लोग आरबीआई रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ है वो सारी कवर अप करेंगे। जो भी आरबीआई में न्यू अपडेट्स आई है वो सारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आरबीआई का देखेंगे, दिन बाकी सारे बैंकों का हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, ओके। सो सबसे पहला इसका हमारा न्यूज़ है, एनपीसीआई रिकमेंड्स पीपीआई चार्जेस फॉर यूपीआई पेमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ऊपर आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि एनपीसीआई ने जो है यूपीआई पेमेंट्स अगर पीपीआई के थ्रू होते हैं तो के ऊपर चार्जेस जो है वो लगाए जाने वाले हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर कितने चार्जेस किस तरह लगाए जाने वाले, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूपीआई पेमेंट मेड ओनली थ्रू पीपीआईज सच एज डिजिटल वॉलेट्स विल अट्रैक्ट 1.1% फी इफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज ₹2000 एंड अबव देयर इज नो चार्ज टू कस्टमर्स। देखिए, सबसे पहले अब आपको यहाँ पे पीपीआई क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। पीपीआई होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये एक प्रकार का डिजिटल वॉलेट होता है, जिससे आप लोगों को पता होगा फोन पे वॉलेट होता है, अमेजॉन पे वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, जिस वॉलेट के अंदर हमारे पैसे लोड होते हैं या फिर हम लोड कर रखते हैं, करेक्ट। एंड वॉलेट के माध्यम से हम लोग पेमेंट करते हैं, तो उसी को पीपीआई कहा जाता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर मर्चेंट को या फिर कोई शॉपकीपर को पीपीआई के थ्रू अगर पेमेंट होता है देन उसके ऊपर 1.1% जो ट्रांजैक्शन फीस है वो लगाई जाएगी। अब ये जो फीस लगाई जाएगी ये कोई कस्टमर पे नहीं लगाई जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का अमाउंट जो होना चाहिए दैट इज 2000 एंड अबाउ। 2000 के बिलो के नीचे अगर पीपीआई के थ्रू पेमेंट्स होते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन 2000 के ऊपर अगर पेमेंट होता है तो तब 1.1% जो फी है वो लगाई जाएगी। और ये बात ध्यान में रखना है, ये कोई कस्टमर को नहीं फी जो है देनी होगी, ठीक है। ये मर्चेंट के लिए फीस जो है वो लगाई जाएगी, करेक्ट। इतना समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 1.1% फी जैसे मैंने बताई ये वैरी करता है, ठीक है। सो 0.1% टू 1.1% ये रेंज इन लोगों ने रखा है, ठीक है। सो इंटरचेंज बिंग 0.5% फॉर द फ्यूल, 0.7 फॉर द टेलीकॉम यूटिलिटीज, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, 0.9 फॉर द सुपरमार्केट, 1% फॉर द म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस एंड रेलवे। सो इन्होंने ये जो है अभी 1.1% जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांजेक्शन फीस जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन उसमें भी अगर पर्टिकुलरली कोई जैसे मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट का बताया, सो वो अलग अलग डिपार्टमेंट
पॉइंट का जो परसेंटेज है फीस का वो डिफरेंट है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। करेक्ट? ओके, इतना समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि पीपीआई इशूअर विल हैव टू पे 0.15% wallet loading charges to the remitter bank for the loading money over ₹2000। देखिए अब इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ये बात आपको फर्स्ट पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर हम कोई मर्चेंट को पेमेंट करते हैं थ्रू पीपीआई वॉलेट 2000 के ऊपर, तो 1.1% जो है वो ट्रांजेक्शन फी जो है वो अप्लाई होगी। ओके, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या बोला जा रहा है, अब हम इस स्लाइड पे आते हैं कि अगर 2000 से ऊपर अगर फोन पे वॉलेट या फिर कोई भी पीपीआई वॉलेट में पैसा अगर लोड होता है, अगर हम 2000 से ऊपर पीपीआई वॉलेट में पैसा लोड करते हैं, उस समय पे 0.15% जो है वो चार्जेस जो है वो रेमिटर बैंक को जो है वो देनी होगी। ओके, अब रेमिटर बैंक कौन सा है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारा ये फोन पे वॉलेट है, अगर अभी हमने इसमें 2000 के ऊपर पैसा लोड किया है, ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1000 करंट बैलेंस है। अगर मैंने यहाँ पे SBI लिखा हुआ है, SBI बैंक से अगर मैंने यहाँ पे 2000 के ऊपर मतलब 3000 रुपीज़ मैंने अगर यहाँ पे लोड किया, ओके, सो जब ये लोड किया तो 3000 के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया 2000 के ऊपर 1.15% जो है वो चार्जेस देने होंगे। तो ये जो रेमिटर बैंक मतलब कि ये जो फ़ोन पे है ना, इसको SBI को जो है वो उतना 0.15% जो है वो चार्जेस देने होंगे। समझ आया? ठीक है, यही है थर्ड पॉइंट। इसमें लोडिंग की बात की जा रही है, जब भी उस वॉलेट में पैसा लोड हो रहा है 2000 के ऊपर का, तो उसके ऊपर चार्जेस अप्लाई होगा, दैट इज 0.15%। पीपीआई इशूअर विल हैव टू पे 0.15% wallet loading charges to the remitter bank for loading money over ₹2000। समझ आया? मतलब कि फोन पे को उस SBI को पैसे देना होगा। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन कंटिन्यू टू रिमेन फ्री फॉर कस्टमर एंड मर्चेंट। अब काफ़ी लोगों को क्या हुआ, जब ये न्यूज़ आई तो उन्हें ऐसा लगा कि यूपीआई जो है अब चार्जेस अप्लाई कर रहा है। सो जनरल जो हम लोग यूपीआई करते हैं उसके ऊपर कोई चार्जेस अप्लाई नहीं हुए, वो कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, कस्टमर्स टू मर्चेंट, अगर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर होता है पैसा तो वो कम्प्लीटली फ्री है। ओके, अब बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट मतलब कैसा, अभी मैंने आपको बताया पीपीआई मतलब क्या होता है, वॉलेट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना। ठीक है, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट भी हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं। करेक्ट? सो जब भी अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है, डायरेक्टली, उस समय पे आप मर्चेंट को भी अगर पेमेंट करते हो फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट तो कोई चार्जेस नहीं अप्लाई होगा। अगर पीपीआई के थ्रू मर्चेंट को अगर पेमेंट करते हो देन एंड ओनली देन 1.1% जो है ट्रांजैक्शन फी अप्लाई होगी। ओके, सो ये बात माइंड में रखना है कि जनरल जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट ये कंप्लीटली फ्री है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, द फी विल बी चार्ज फ्रॉम 1 अप्रैल एंड द इंटरचेंज प्राइसिंग विल बी रिव्यू बाय September 30, 2023। सो ये जो फी चार्जेस जो है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो इंटरचेंज प्राइसिंग जो है ये रिव्यू की जाएगी 30 सितंबर 2023 में अगेन। ओके, सो ये डेट्स भी आपको ध्यान में रखनी है। जो भी पॉइंट्स मैंने ऑल इन ऑल आपको बताया ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप लोगों ने ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि ये सारे चार्जेस क्यों अप्लाई किए जा रहे, क्योंकि जब भी यूपीआई का ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो हमारे माइंड में हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कम्प्लीटली फ़ी है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ़ी जो फ्री होता है वो नहीं होता है। इन बिटवीन जो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसको बैंक को जो है ये चार्जेस ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो पे करने होते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से बैंक को लॉस होता है। सो उसी को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई है। ठीक है, सो ये था हमारा जो एनपीसीआई ने रिकमेंड किया है पीपीआई चार्जेस यूपीआई पेमेंट्स के लिए, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। किस तरह किए गए, क्या अमाउंट है, मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया। व्हाट इज़ पीपीआई ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक प्रकार का डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें पैसे होते हैं। काफ़ी बार हमारे वॉलेट में पैसे होते हैं तो हम वही यूटिलाइज करते हैं एंड उसी से हम लोग पेमेंट करते हैं। करेक्ट? सो उसे ही पीपीआई कहा जाता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसका फुल फॉर्म भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। करेक्ट? नेक्स्ट स्लाइड एक और बार रिव्यू करवा देती हूँ क्या चीज़ें हमने अभी तक के डिस्कस
डिस्कस की। सो एनपीसीआई ने ये मार्च 24 को ऐसा सर्कुलर लाया था कि इंटरचेंज फ़ी 1.1% जो है वो अप्लाई करेगा। अब ये जो 1.1% फ़ी है ये कस्टमर को नहीं अप्लाई होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो जैसे कि अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो फ्रॉम 2000 से ऊपर का, अगर आप 3000 4000 जो भी पेमेंट करते हो फ्रॉम पीपीआई, तो उसके ऊपर 1.1% लगेगा। तो आपको ऐसा हो सकता है वो मर्चेंट जो है या फिर वो शॉपकीपर जो है आपको कहे कि जो भी ऊपर का परसेंटेज लग रहा है उसका एवरेज अमाउंट वो आपको बोलेगा कि अगर आप पीपीआई के थ्रू पेमेंट करो तो आपको इतना चार्जेस देना होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार क्रेडिट कार्ड का हम लोग जब पेमेंट करने जाते हैं तो ऐसा होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इतना ऊपर का अमाउंट जो है वो पे करना होगा, जहाँ पे हमें कहीं कहीं जगह बोला जाता है। ठीक है, सो ऊपर के चार्जेस हमें पे करने होते हैं, ऐसा आपको कहा जा सकता है कि अगर आप पीपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपको इतना ऊपर का चार्जेस देना रहेगा। करेक्ट, सो ये आप लोग देख सकते हो आगे अगर ट्रांजैक्शन होते हैं उन टाइम पर। ओके, क्योंकि ये जो फी अप्लाई हो रही है ये मर्चेंट साइड अप्लाई होने वाली है। ओके, सो इसका कस्टमर पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप करते हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर आपको फिर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग क्रेडिट कार्ड का जब हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं तो हमको फ़ायदा होता है, तो उसके ऊपर अगर हमको एडिशनल कुछ पे करना होता है तो हम लोग पे भी कर देते हैं। करेक्ट, उसी तरीके का है, बाकी इसमें कुछ भी न्यू एज कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, बाकी जो पॉइंट में बोला गया कि यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है वो फ्री है अकाउंट टू अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया कि एनपीसीआई has reportedly said in its circular that peer-to-peer transaction and peer-to-merchant transaction between bank account and PPI will not attract any interchange fee। जैसे कि मैंने आपको बताया पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। लास्ट पॉइंट है essentially this fee will only be applicable to the digital wallet transaction done through the merchant QR code which are expected to be paid by the merchant acquirer to the wallet issuer। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पीपीआई के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होगा तभी ये अमाउंट पे की जाएगी, वो कस्टमर नहीं करेगा, वो मर्चेंट करेगा। दैट्स इट। ओके, सो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। मैंने साइड में स्क्रीनशॉट डाला हुआ है तो आप लोग देख सकते हो कि वॉलेट के थ्रू इसका पेमेंट हो रहा है। नीचे देखिए आप देख सकते हो, आप जब भी एक ये फोन पे का मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट अप्लाई किया हुआ है, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो अगर बैंक अकाउंट टू करना है तो नीचे जो ऑप्शन है आपने देखा होगा वो XXX ये बैंक अकाउंट के थ्रू होता है, हम लोग वो टिक करते हैं तो डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। लेकिन किसी के वॉलेट में अगर पैसा होता है तो ऊपर आपने देखा होगा एक वॉलेट दिख रहा है आपको फोन पे का, एक दिख रहा है आपको फ्रीचार्ज का। ठीक है, वो टिक किया हुआ है, दैट मीन्स वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसी को बोला जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, समझ आया। इंटरचेंज फी क्या होता है? इट इज़ अ फी दैट इज चार्ज बाय वन बैंक टू अनदर बैंक फॉर द प्रोसेसिंग अ ट्रांजेक्शन। जिसकी अभी हम लोगों ने एक फ़ी की बात की, तो ये जो इंटरचेंज फ़ी ये क्या होता है, जब हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो उसके प्रोसेसिंग के लिए जो पैसा लगता है दैट इज़ इंटरचेंज फ़ी। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये जो यूपीआई हम लोग समझते हैं कि हमने एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है। सपोज मैंने एक्सिस बैंक से एसबीआई बैंक को पैसा भेजा है, ठीक है, सो हमें ऐसा लगता है हमें तो फ्रीली पैसा हम लोग भेज रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन बिटवीन जो इंटरचेंज फी है वो बैंकों को देनी होती है। ओके, सो करंटली इंटरचेंज फी इज पेड बाय द बैंक ऑफ द मर्चेंट रिसीवर टू द बैंक ऑफ द पेयर। ठीक है, सो ये जो इंटरचेंज फी होती है किसे पेड करनी होती है? जो रिसीवर होता है उसे पेयर को ये फी जो है ये पे करनी होती है। ओके, सो आई होप आप सभी को ये फर्स्ट वाला पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जो भी मैंने स्पेशली कुछ फिगर्स वाले पॉइंट बताया वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं, और इसका कंप्लीट जो है आप लोगों को अगर आप सही तरीके से समझ के लोगे, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप लोग अच्छी तरीके से मार्क कर पाओगे। ओके, सो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो एनपीसीआई ने रिकमेंड किया है कि वो पीपीआई चार्जेस जो है वो लगा रहा है यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं, दैट इज आरबीआई अनाउंस न्यू पायलट प्रोजेक्ट क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। सो आरबीआई ने क्या किया, एक न्यू पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है, और वो पायलट प्रोजेक्ट है हमारा क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। देखिए, अब वेंडिंग मशीन आप लोगों ने काफ़ी जगह देखी होंगी, एयरपोर्ट्स पे देखी होंगी, अभी कुछ हल्दीराम का भी एक वेंडिंग मशीन है। ओके, सो अलग अलग वेंडिंग मशीन्स होती है। इससे पहले भी वेंडिंग मशीन थी जिसमें नोट्स को डालकर हम लोग कॉइन्स को निकालते थे, करेक्ट, वो भी एक वेंडिंग मशीन था। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि जो फर्जी नोट्स जो है वो लोग अपलोड डालकर कॉइन्स निकाले जा रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है इस मशीन को लाया गया। तो ये मशीन क्या है, ये भी एक वेंडिंग मशीन है, लेकिन इसमें क्यूआर कोड को स्कैन करना है, क्यूआर कोड रहेगा उसको स्कैन करना है और उसका पेमेंट करना है थ्रू यूपीआई, एंड देन कॉइन्स जो है वो बाहर आएंगे।
ठीक है। सो QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन इज अ कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन। इससे पहले भी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें बैंक नोट्स को डाला जाता था। ब्लू पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया आप देख सकते हो। QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन वुड एंड द नीड फॉर द फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स एंड देयर ऑथेंटिकेशन। ओके, सो पहले फिजिकली जो बैंक नोट्स को डाला जाता था एंड देन कॉइन जो है वो आते थे। ओके, लेकिन उसमें जो है प्रॉब्लम यही हुआ कि जो फर्जी नोट्स है उसका इस्तेमाल काफ़ी हो रहा था एंड उसके ऑथेंटिकेशन की जो है वहाँ पे जो है मिस्टेक हो रही थी। एंड उसी को फिर इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को लाया है, जिसमें QR कोड को स्कैन करना है, पेमेंट करना है एंड जितना पेमेंट आप करोगे अकॉर्डिंगली जो है कॉइन्स जो है वहाँ से निकलेंगे। ओके, सो इट विल डिस्पेंस अ कॉइन अगेंस्ट डेबिट टू द कस्टमर बैंक अकाउंट यूजिंग अ UPI इंटरफेस। तो UPI के इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए जो कॉइन्स है वो मिलेंगे। ओके, सो ये जो पायलट प्रोजेक्ट इनिशियली लाया, ये 19 लोकेशन पे लाया गया है, 12 डिफरेंट सिटीज़ में अक्रॉस दी कंट्री। ओके, सो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पर इसे लाया गया है इनिशियली। तो इनिशियली 19 लोकेशन जो कि 12 सिटीज़ को कवर अप करता है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, कॉइन वेंडिंग मशीन क्या होता है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट पे होती है जहाँ पे बॉटल्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, जो भी रहेगा थ्रू UPI रहता है या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो आप लोगों को वहाँ से पेमेंट करना होता है, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल कर आ जाता है। करेक्ट, उसे कहते हैं वेंडिंग मशीन। ओके, सो ये जो वेंडिंग मशीन है ये कॉइन वेंडिंग मशीन है, जिसमें हम लोग UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे और कॉइन्स हमें मिलेंगे। ओके, सो ये 19 लोकेशन में जो है इनिशियली लॉन्च किया गया है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। करेक्ट, नेक्स्ट न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। फोनपे लॉन्चेस क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स सर्विसेज। फोनपे ने क्या किया है, क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है। देखिए, रिसेंटली जो मैंने आप लोगों को एक करंट अफेयर का सेशन प्रोवाइड किया है मार्च मंथ का, उसमें मैंने ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर अप करवाई है। अगर आप लोगों ने मार्च मंथ के करंट अफेयर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर वो सेशन को फॉलो कीजिएगा। प्रीवियस मंथ के सारे करंट अफेयर के सेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप कोई भी बैंकिंग दीजिए, कोई भी इंश्योरेंस बेस दीजिए या फिर जिसमें भी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सारे मंथ के बहुत डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। कोई भी मंथ का अगर आपको चाहिए तो आप गो थ्रू कर सकती हो। ई बुक्स आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो ये पॉइंट को अभी हम लोग देखते हैं। इस पॉइंट में हमें क्या बोला जा रहा है कि इंडियन यूजर्स ऑफ फोन पे कैन यूटिलाइज दिस फीचर टू इंस्टेंटली पे फॉरेन मर्चेंट यूजिंग अ UPI when they are traveling abroad. UPI International is intended to make a transaction safe and simple for the millions of Indians traveling abroad. तो जैसे कि ये जो फोन पे ने लॉन्च किया है, किसके लिए लॉन्च किया है कि जो इंडियंस अब्रॉड ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको सिंपल तरीके से उनका ट्रांजैक्शन सेफली हो, इसलिए UPI इंटरनेशनल को जो है लॉन्च किया गया है। मतलब वो इजीली अब UPI के थ्रू जो है इंटरनेशनली, मतलब कि अब्रॉड में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, so it support all the international merchant outlet with the local QR quick response code in the UAE, Singapore, Mauritius, Nepal and Bhutan. So ये locations पे, इन countries पे initially फोन पे ने लॉन्च किया है। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, सो कहाँ पे जो है फोन पे ने क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट सर्विस स्टार्ट की है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो कंट्रीज के नाम ध्यान में रखना है, दैट इज UAE, सिंगापुर, मॉरिशियस, नेपाल एंड भूटान। ओके, user will be able to make a payments in the foreign currency directly from their Indian bank, just like they do with their international debit card. PhonePe is the first fintech application to launch this feature in India. So PhonePe ये पहला fintech application बना है जिसने ये feature launch किया है। जिस तरह हम लोग इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज करते थे एंड देन हम लोग पेमेंट करते थे अब्रॉड में, उसी को उन्होंने इंटरचेंज किया है। अब डायरेक्टली इंडियन बैंक अकाउंट से ही फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होगा थ्रू UPI। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, कंट्रीज के नेम्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज RBI टू सेटअप अ न्यू डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर। सिंपल है, जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास, इन्होंने जो ग्रीन डेटा सेंटर है एंड एंटरप्राइजिंग काउंटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप की करवाया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि RBI ने जो न्यू सेटअप करवाया है, न्यू डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर, वो कहाँ पर करवाया है, दैट इज इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
RBI launches हर पेमेंट डिजिटल टू मेक एवरी सिटीजन अ यूजर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। सो RBI ने हर पेमेंट डिजिटल जो है इसे लॉन्च किया है। उनका उद्देश्य यही है कि एवरी सिटीजन जो है वो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करे। ओके, सो शक्तिकांता दास द गवर्नर ऑफ RBI लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल ऑन द occasion of Digital Payment Awareness Week from March 6 to 12th of March to promote online transactions। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाया गया फ्रॉम मार्च 6 टू 12 मार्च, इन बिटवीन इन्होंने हर पेमेंट डिजिटल इस को लॉन्च किया है। एंड इसका थीम था अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच अदर्स ऑल्सो। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि इसका वीक मतलब डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक कब मनाया गया। ठीक है, एंड देन सेकेंड इज थीम क्या था इसका, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड टीच अदर ऑल्सो। ओके, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट है RBI अकॉर्ड्स इंफ्रा फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू IREDA। सो IREDA क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसे IFC का जो है स्टेटस दे दिया गया है RBI द्वारा। IFC क्या होता है, इंफ्रा फाइनेंस कंपनी। ओके, सो IREDA का जो अब स्टेटस है वो चेंज हो चुका है, IFC हो चुका है। ओके, ये ध्यान में रखना है। IREDA के CEO कौन है, प्रदीप कुमार दास। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस सेकेंड ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंगर 2023। सो सेकेंड हैकेथॉन RBI ने अनाउंस किया है जिसका थीम था इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इट हैड रिसीव्ड 363 proposals submitted by the teams within India from 22 other countries including US, UK, Sweden, Singapore, Philippines and Israel. The hackathon is to be conducted in 4 segments, namely digital banking, regulation, transaction and use of blockchain in transactions. Okay, so ये सेकेंड ग्लोबल हैकेथॉन जो है RBI ने अनाउंस किया एंड इसका थीम था इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट, बाकी ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। इसके लिए इंडिया ने कितने प्रपोजल एक्सेप्ट किए, मतलब कितने प्रपोजल जो है सबमिट किए गए, 363। ठीक है, 22 अदर कंट्री एंड अलग अलग 22 कंट्रीज से। ओके, एंड ये जो हैकेथॉन है ये कितने सेगमेंट में कंडक्ट किया गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 सेगमेंट में किया गया एंड वो 4 सेगमेंट क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। दैट इज डिजिटल बैंकिंग, regulations, transaction and use of blockchain in a transaction. Okay, next, RBI scraps license of MP based गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक। सो ये जो गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक है इसका लाइसेंस जो है RBI ने स्क्रैप कर दिया गया है। एंड ये जो बैंक है ये कहाँ से बिलोंग करती है, गुना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। सो इसका लाइसेंस जो है RBI ने रद्द कर दिया है। ओके, गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक जो कि गुना मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, RBI imposes restrictions on 5 cooperative बैंक। इसके पहले का बैंक का क्या पॉइंट था कि उन्होंने उसका लाइसेंस रद्द किया है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि 5 कोऑपरेटिव बैंकों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अब वो 5 कोऑपरेटिव बैंक कौन सी है और उसके ऊपर किस तरह रेस्ट्रिक्शंस लगाए ये हम लोग देखते हैं। दिस बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन एंड मेक इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। मतलब कि ये तो ना लोन दे सकती है ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना RBI के अप्रूवल के। Okay, this bank cannot incur any liability and transfer or dispose of any of its properties. The restrictions shall remain in the place for the period of 6 months. So ये जो restrictions लगाए गए इन कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर ये 6 महीने के लिए लगाए गए हैं। ये तो ना लोन प्रोवाइड कर सकती है, ना RBI के अप्रूवल के बिना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ना कोई लाइबिलिटी को वो ले सकती है, ना कुछ ट्रांसफर कर सकती है, ना कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है। ओके, सो ये 6 महीने के लिए RBI ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए 5 कोऑपरेटिव बैंक पे। वो 5 कोऑपरेटिव बैंक क्या है ये आप देख सकते हो। पहली है HCBL कोऑपरेटिव बैंक जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। देन है आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक जो कि औरंगाबाद में सिचुएटेड है। देन है शिमशा सहकारा बैंक जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसके लिए स्पेशली ऐसा कहा गया है कि यहाँ से कोई भी फंड्स विड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट विड्रॉ फंड्स फ्रॉम देयर अकाउंट्स। सो उनके अकाउंट्स के कोई भी फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है उर्वकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है एंड शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये विड्रॉ कर सकते हैं अप टू ₹5,000। ओके, सो जो भी रेस्ट्रिक्शंस मुझे दो स्पेशली थर्ड वन एंड फिफ्थ वन वाली बैंक पे लगे वो आपको ध्यान में रखना है। ये 5 बैंक के आपको नाम ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट।
Okay, next one. V. Ramachandra appointed by RBI as a member of advisory committee of SIFL and SEFL. So V. Ramachandra जो है इनको अपॉइंट किया गया है RBI द्वारा एज अ एडवाइजरी कमिटी ऑफ सेरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड. ओके, यहाँ पे SIFL एंड SEFL का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, सेरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड. ओके, सो V. रामचंद्रा जो बने हैं वो मेंबर बने हैं एडवाइजरी कमेटी के. ओके, तो आपको ये सिंपल ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको SIFL और SEFL का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना होगा. ओके, सो ये मेंबर बने एडवाइजरी कमेटी के. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RBI एंड सेंट्रल बैंक ऑफ UAE साइन MOU टू प्रमोट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो RBI ने एंड जो सेंट्रल बैंक है UAE का, इसने MOU साइन किया है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के इनोवेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा. ओके, सो RBI ने MOU साइन किया है सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के साथ. ओके, जिसके थ्रू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा. ओके, सिंपल वन. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, RBI granted principal approval to 32 entities for payment aggregator license. The RBI has granted a total of 32 in principal authorization to existing payment aggregators to operate as a online payment aggregators. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि RBI ने जो है 32 entities जो है, जो existing payment aggregators थे, उनको क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है. अब वो ऑपरेट होगी एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स. ओके, एंड इतना ही नहीं तो RBI ने 19 न्यू पेमेंट एग्रीगेटर्स को के लिए भी ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया गया है. एंड इसमें न्यू 19 पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऑथराइजेशन के लिए ग्रांट जो है वो प्रोवाइड की गई है, जिसमें इंक्लूड होता है ग्रुपे सर्विसेज, जसपे टेक्नोलॉजीज, MS वाइप टेक्नोलॉजीज, टाटा पेमेंट्स, जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजी. ओके, सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स थे वो ऑपरेट होंगे एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स. ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पेमेंट एग्रीगेटर्स. तो पेमेंट एग्रीगेटर्स ये एक प्रकार की कंपनीज होती है जो कि इंटरमीडियरी बन के काम करती है बिटवीन कस्टमर्स एंड मर्चेंट. ओके, सो ये मर्चेंट को प्रॉपर पेमेंट जो है वो करवाती है थ्रू कस्टमर्स. ओके, सो पेमेंट एग्रीगेटर्स को मर्चेंट एग्रीगेटर्स भी कह सकते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं. ठीक है, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है मर्चेंट को टू एक्सेप्ट दी पेमेंट फ्रॉम दी कस्टमर. ओके, सो ये जो अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. ठीक है, सो अभी हम लोगों ने देखा कि पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, लेकिन ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं. एक होता है बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड सेकंड वन होता है थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर्स. अब ये बैंक पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो रेजरपे एंड CC Avenue. अब रेजरपे की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस किया होगा, कोई कोर्स परचेस किया होगा या फिर कोई ई बुक भी परचेस की होगी, और नहीं की होगी तो आप कर सकते हो, क्योंकि सारे जो भी मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ, जो भी आपको बैंकिंग अवेयरनेस की सेशन प्रोवाइड करती हूँ, उन सारे की ई बुक्स मैं आपको फॉर रिवीजन प्रोवाइड करती हूँ कोचिंग के एप्लीकेशन पे. ओके, सो उस एप्लीकेशन में एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट के साथ आप लोगों को ई बुक जो है वो परचेस करनी होती है. ओके, सो जब भी आप उसका पेमेंट करते हो तो जब आप उसके पेमेंट गेटवे पे आते हो तो आपको रेजरपे एक नजर आता है. तो ये क्या है कि इंटरमीडिएट है. इसके थ्रू क्या होता है, मर्चेंट को जो पैसा है वो मिलता है कस्टमर्स के थ्रू. ठीक है, मतलब ये क्या करवाता है, ये पेमेंट को सक्सेसफुली ट्रांसफर करवाता है. उसी तरह CC Avenue की अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई एग्जाम का फॉर्म पे करते हो तो आपको वहां पे CC Avenue नजर आता है. तो वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो CC Avenue या इंटरमीडिएरी बन के जो है वहां पर वर्क करता है. सो ये जो होता है बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स, ये इसको कौन इस्तेमाल करता है, इसे कोई स्मॉल स्टार्टअप बिजनेसेस इसे यूज नहीं करते, इसे लार्ज कंपनीज जो है इसे यूज करती है. ओके, और वही थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर्स की मैं अगर बात करूं तो ये क्या करता है, ये ऑनलाइन मर्चेंट्स जो होती है, ई कॉमर्स साइट जो होती है, थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर क्या करता है, इसे हेल्प करता है. ये ई कॉमर्स साइट्स को, ऑनलाइन मर्चेंट्स को ये मदद करता है ताकि पेमेंट इजीली और क्विकली हो सके. जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, गूगल पे, पेपाल. ठीक है, सो ये क्या हो गया, ये थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर्स हो गए. ठीक है, जब भी हम लोग एक लास्ट पेमेंट गेटवे पे आते हैं तो आपने देखा होगा गूगल पे आता है तो हम उसका पेमेंट बहुत इजीली कर देते हैं, क्विकली हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर हो गया है. ठीक है, सो इसके लिए कोई ऐसा एज सच फी या फिर कोई स्टार्टअप फी नहीं लगता है जिसकी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स का अगर हमें सेटअप करना है तो उसके लिए जो है एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, एंड इसके सेटअप के लिए जो है वो पैसा लगता है, लेकिन थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर के लिए एज सच कोई फीस जो है वो नहीं लगती है, वो इजीली सेटअप हो जाता है, पेमेंट बहुत इजीली होता है. जैसे कि पेपाल, स्ट्राइप, गूगल पे आप लोगों ने खुद ने एक्सेस किया होगा तो खुद ने भी ये चीज़ एनालाइज की होगी. ओके,
सो ये थे पेमेंट एग्रीगेटर्स के दो टाइप्स, आपको सिंपली ध्यान में रखने हैं। एक एडिशनल पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन हमारा पॉइंट क्या था यहाँ पर कि आरबीआई ने जो 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स थे उनको क्या किया है, अप्रूवल दिया है, उन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। अब वो ऑपरेट होंगे एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ओके। और 19 न्यू के लिए उन्होंने ग्रांट प्रोवाइड किए, ओके। सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वन इज आरबीआई कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 एंटिटीज फॉर रेगुलेटरी लैप्सेस। सो आरबीआई ने अभी यहाँ पर क्या किया है, 2 एंटिटीज को जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, ठीक है। अब वो 2 एंटिटीज कौन सी है, फर्स्ट वन इज पुणे बेस्ड कुडोज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड मुंबई बेस्ड क्रेडिट गेट, ठीक है। सो पुणे बेस्ड जो कुडो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है इसका, एंड मुंबई का जो क्रेडिट गेट है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो आरबीआई ने कैंसिल किया हुआ है, ओके। सो आपको ये 2 नाम ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट, ओके। सो इनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद ये जो दो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरबीआई इंट्रोड्यूसेस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड इन एनईएफटी एंड आरटीजीएस सिस्टम। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एफसीआरए एक्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड को, किसमें, एनईएफटी एंड आरटीजीएस सिस्टम में, ओके। सो यहाँ पे अभी क्या बोला जा रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो विदेशी योगदान होता है, वो केवल भारतीय जो स्टेट बैंक है, ठीक है, जो इंडियन स्टेट बैंक है उसकी न्यू दिल्ली की जो मेन ब्रांच है उसी में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी में ही रिसीव किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो एफसीआरए अकाउंट है, अगर कोई फॉरेन बैंक के थ्रू अगर पैसा आता है तो वो स्विफ्ट के माध्यम से आएगा, लेकिन कोई इंडियन इंटरमीडिएरी बैंक्स के थ्रू अगर पैसा आता है तो वो एनईएफटी एंड आरटीजीएस सिस्टम के थ्रू पैसा रिसीव होगा एफसीआरए अकाउंट में। लेकिन ये जो एफसीआरए अकाउंट रहेगा ये कहाँ का होना चाहिए, न्यू दिल्ली के मेन ब्रांच में ही वहां पर पैसा एक्सेप्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। सो आरबीआई ने क्या किया है, एनईएफटी एंड आरटीजीएस सिस्टम में जो विदेशी जो योगदान है, ठीक है, उसके संबंधित लेन देन कोड जो है वो पेश किए, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विफ्ट जो है फॉरेन बैंक से पैसा आ रहा है तो स्विफ्ट के माध्यम से आएगा। आरटीजीएस एंड एनईएफटी कब इस्तेमाल होगा, जब वो इंडियन इंटरमीडिएरी बैंक से अगर पैसा आ रहा है तो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया एंड तांजानिया हैव रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू यूटिलाइज देयर रिस्पेक्टिव नेशनल करेंसीज फॉर ट्रेडिंग। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया एंड तांजानिया अब जो है वो ट्रेडिंग कर सकता है। आरबीआई ने तांजानिया को जो है अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसको इस्तेमाल करके वो ट्रेडिंग जो है वो कर सकती है, ओके। और तांजानिया जो है वो 19 कंट्री बन चुका है जिसको अलाउ किया गया है ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया के साथ अपनी डोमेस्टिक करेंसी से, ओके। सो ये जो भी ट्रेडिंग होगा ये किसके द्वारा होगा, ये होगा वाया एसआरवीपी अकाउंट। अब ये एसआरवीपी अकाउंट क्या होता है, स्पेशल वॉस्टो रूपी अकाउंट। सो इसका इस्तेमाल करते हुए जो है ट्रेडिंग करेगा तांजानिया इंडिया के साथ मिलकर। तो ये 19 कंट्री बन चुकी है, ओके। अब इसके पहले की 18 कंट्रीज कौन सी है ये बताती हूँ मैं आपको। सो आरबीआई ने 18 कंट्रीज को परमिट किया था। मैंने ऑलरेडी अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा करंट अफेयर का तो मैंने आपको बताया था कि 18 कंट्रीज को अलाउ किया है, ठीक है। सो एसआरवीपी अकाउंट्स के थ्रू जो है सेटलमेंट्स किए जाएंगे इन रुपीस, मतलब कि वो अपने कंट्रीज का ही करेंसी इस्तेमाल करेंगे एंड इस अकाउंट के थ्रू जो है वो सेटलमेंट होगा इन रुपीस। सो वो कंट्री कौन सी है, फिजी, गुयाना, इजराइल, केनिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, ओमन, रशिया, सीशेल्स, बोत्सवाना, सिंगापुर, श्रीलंका, तांजानिया, जर्मनी, युगांडा, म्यांमार एंड यूके। सो ये भी कंट्रीज को आरबीआई ने जो है वो अलाउ किया है एंड तांजानिया भी जो है उसमें भी आ चुका है, ओके, कि जो क्या कर सकते हैं अपनी करेंसी का इस्तेमाल करते हुए जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके, वाया एसआरवीपी अकाउंट, ओके। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है और कि तांजानिया की जो करेंसी है वो क्या है, तो तांजानिया की करेंसी है तांजानियन शिलिंग, ओके। क्योंकि ऐसा ही होता है जो कंट्रीज रिसेंटली न्यूज़ में होती है उसी से रिलेटेड अगर स्टैटिक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन्हीं कंट्री का कैपिटल या फिर करेंसी पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियसली ऐसा होता था, आगे भी आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी कंट्रीज आप लोगों के साथ न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड डेटा है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो उससे आपका स्टैटिक का क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा, करेक्ट। सो एसआरवीपी अकाउंट क्या होता है, एसवीआरपी अकाउंट क्या होता है, स्पेशल वॉस्टो रूपी अकाउंट। तो ये जो एसवीआरए अकाउंट होता है आर दी अकाउंट दैट अलाउ फॉरेन बैंक्स टू सेटल पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज, ठीक है। ये अलाउ करता है फॉरेन बैंक्स को
वो जो पेमेंट है वो इंडियन रुपी में सेटल हो सके। ओके, सो ये होता है SVRA अकाउंट। ओके, मैंने SRVP अकाउंट बोला है काफ़ी बार, तो आपको ये कंसिडर करना है, वो SVRA अकाउंट होता है, स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट। ओके, समझ आया? ठीक है। Next one, the Central Board of RBI chaired Governor Shaktikanta Das conducted its 601 meeting in Hyderabad to assess the current global and domestic economic condition along with accompanying difficulties. So RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इनने 601st का मीटिंग जो है वो हैदराबाद में कंडक्ट करवाया। ओके, यही सिंपली ध्यान में रखना है कि RBI का जो 601st मीटिंग हुआ वो कहाँ पर हुआ, दैट इज इन हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट वन है RBI imposes restrictions on Musiri Urban कोऑपरेटिव बैंक। सो मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। आरबीआई imposes 5,000 rupees capital on withdrawal by individual customer from Tamil Nadu based Musiri Urban Cooperative Bank as a part of several restrictions slapped on the lender due to its deteriorating financial condition. So आरबीआई ने क्या किया है, 5,000 रुपए का जो विड्रॉल है वो इंडिविजुअल कस्टमर वहाँ से कर सकता है। सो ये जो है ये तमिलनाडु बेस कोऑपरेटिव बैंक है, तो इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन जो है आरबीआई ने इम्पोज किया है मुसेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू आरबीआई इज आरबीआई शक्तिकांता दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में जो गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांता दास, उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया। इससे पहले के जो गवर्नर थे रघुराम राजन was the first Indian to be granted this award in 2015। 2015 में रघुराम राजन जो थे वो ये पहले इंडियन गवर्नर थे जिन्हें दिया गया था ये अवार्ड। ठीक है, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। एंड शक्तिकांता दास जो है उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इन्होंने सेकेंड टर्म जो है ये आरबीआई का गवर्नर एज अ वर्क कर रहे हैं एंड ये एट प्रेजेंट 25th गवर्नर है आरबीआई के। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारी क्या कंप्लीट होती है, आरबीआई रिलेटेड कंप्लीट न्यूज़ कवर अप होती है। अब हम लोग दूसरी बैंक्स की न्यूज़ को कवर अप करेंगे। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं मिसलेनियस न्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सिस बैंक लॉन्चेस माइक्रोपे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर द डिजिटल पेमेंट्स। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक्सिस बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो है माइक्रोपे को लॉन्च किया है। ये माइक्रोपे जो है ये पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है माइक्रोपे। माइक्रोपे क्या है, इट इज़ द फर्स्ट पॉकेट साइड स्वाइप मशीन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, और जिसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाएगा। ओके, अब एक्सिस बैंक ने ये जो माइक्रोपे लॉन्च किया ये किसके साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सो टेक्निकल पार्टनर इजीटैप बाय रेजरपे एंड माई पिन पैड एज अ टेक्निकल सोल्यूशन पार्टनर। सो ये दोनों के साथ मिलकर, इजीटैप एंड माई पिन पैड के साथ मिलकर जो है माइक्रोपे को एक्सिस बैंक ने जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब ये माइक्रोपे क्या है, माइक्रोपे इज अ पिन ऑन mobile solution that transform a merchant smartphone into a point of sale terminal and making a digital payment easier and delivering one of kind customer experience। So micropay क्या है, ये पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेगा एंड जिसके थ्रू जो मर्चेंट का स्मार्टफोन रहेगा वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे डिजिटल पेमेंट क्या होगा, ईजियर हो जाएगा एंड जो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, मतलब कि इस माइक्रोपे को इस्तेमाल करते हुए। ओके, सो आई होप सभी को समझ आया होगा। सो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि माइक्रोपे किसने लॉन्च किया, तो वो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, तो पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल वर्क करता है। एंड ये किस लिए इसे लॉन्च किया गया, फॉर द डिजिटल पेमेंट, मतलब डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया। किसके साथ कोलैबोरेट करके पूछा गया, तो इजीटैप बाय रेजरपे एंड माई पिन पैड के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया गया है। आई होप आप सभी को कंप्लीट जो न्यूज़ मैंने बताई वो अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट अगेन रिलेटेड टू एक्सिस बैंक। सो जो भी कॉमन रहेगी हम वन बाय वन कंटिन्यूसली रीड करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग एक्सिस बैंक की बात करें तो हम एक्सिस बैंक का और भी जो रिलेटेड न्यूज़ है वो कवर अप कर लेंगे उसी वक्त पे। नेक्स्ट है हमारा, एक्सिस बैंक कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक इंडियाज कंज्यूमर बिजनेस इन 11,603 करोड़ डील। सो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि एक्सिस बैंक ने क्या किया है, सिटी बैंक का जो इंडियन कंज्यूमर बिजनेस है वो एक्वायर किया है, कितना अमाउंट में एक्वायर किया है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जा सकता है, दैट इज 11,603 करोड़ रुपीज़। ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी बैंक चेंज हो चुकी है, HDFC बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे कि HDFC बैंक ने क्या जो है लॉन्च किया है या फिर क्या जो है लाया है। सो HDFC बैंक ने लुलु एक्सचेंज के साथ जो है डील जो है साइन किया है टू एनहांस द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिटवीन इंडिया एंड गल्फ रीजन। सो इंडिया ने जो है लुलु के साथ जो है एक अपनी डील साइन की है जिसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो होगे बिटवीन इंडिया एंड गल्फ रीजन। ओके, दिस पार्टनरशिप विल लॉन्च द रेमिट नाउ टू इंडिया सर्विस फॉर द क्विक मनी ट्रांसफर फ्रॉम यूएई। सो ये जो पार्टनरशिप है ये क्या लॉन्च कर रही है, रेमिट नाउ टू इंडिया इस सर्विस को लॉन्च कर रही है जिसके थ्रू जो क्विक मनी ट्रांसफर जो है फ्रॉम यूएई होगा। एंड दिस विल अलाउ रेजिडेंट इन इंडिविजुअल ऑफ यूएई टू सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया वाया IMPS एंड NEFT थ्रू द HDFC डिजिटल बैंकिंग। सो HDFC का डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए क्या होगा यहाँ पे कि जो यूएई में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स है वो इजीली अपना मनी जो है अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया में वाया IMPS एंड NEFT। ओके, सो ये है HDFC बैंक का एंड लुलु एक्सचेंज जो है ये एक यूएई बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। तो इन दोनों ने डील जो है साइन किया है फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ रीजन। ओके, एंड इन पार्टनरशिप के तहत उन्हें रेमिट नाउ टू इंडिया इस सर्विस को भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू मनी को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम UAE। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन अगेन रिलेटेड टू HDFC बैंक। HDFC बैंक एंड IRCTC लॉन्च इंडियाज मोस्ट रिवॉर्डिंग co-branded ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। सो HDFC बैंक एंड IRCTC ने क्या लॉन्च किया है, एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ओके, सिंपल है, यहाँ पे एज सच कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है ध्यान में रखना है। ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो है रिसेंटली HDFC बैंक ने IRCTC के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया है। ओके, सो ये जो कार्ड रहेगा ये NPCI या रुपे नेटवर्क के ऊपर इजीली अवेलेबल जो है हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगेन कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू HDFC बैंक है, वन लाइनर्स जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन इज NCLT मतलब कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इसने अप्रूव किया है HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक का मर्जर। ओके, सो HDFC लिमिटेड जो है एंड HDFC बैंक का मर्जर हो गया है और उसके लिए NCLT ने अप्रूवल दे दिया है। सिंपल। नेक्स्ट वन, HDFC बैंक पार्टनर विद NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिल्ड अ लार्ज पूल ऑफ स्किल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल। सो यहाँ पे HDFC बैंक ने NIIT के साथ पार्टनरशिप जो है वो साइन किया है। NIIT का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वन है HDFC बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू इनेबल द लिंकिंग ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। सो HDFC बैंक जो है वो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुका है जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड जो है UPI के ऊपर लेकर आया है। ओके, नेक्स्ट वन है HDFC बैंक has sold its entire stake of 9.95% equity held in Softcell Technology Global Private Limited at 600.36 per equity share for a consideration of 9.94 करोड़। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि HDFC बैंक क्या कर रहा है, अपना जो सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज का जो 9.95% इक्विटी स्टेक है वो कंप्लीटली सोल्ड कर रहा है। कितना रुपीज़ में, 9.94 करोड़ रुपीज़ में, और पर शेयर का वैल्यू कितना है, 600.36 करोड़, सॉरी 36 रुपीज़। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि HDFC ने सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज का 9.95% स्टिक जो है सोल्ड किया है। अगर कंप्लीट अमाउंट पूछा गया तो वो कितना अमाउंट है, 9.94 करोड़ रुपीस। ओके, लास्ट वन पॉइंट है हमारा, HDFC बैंक हैज लॉन्च अ पायलट नोन एज ऑफलाइन पे टू टेस्ट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश डिजिटल कैश AB। सो HDFC बैंक ने ये क्रंचफिश डिजिटल कैश AB के साथ पार्टनरशिप करके एक लॉन्च किया है ऑफलाइन पे, जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स जो है उसको टेस्ट किया जा रहा है कस्टमर्स और मर्चेंट्स के लिए। ओके, सो ऑफलाइन पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया, तो क्रंचफिश डिजिटल कैश AB के साथ मिलकर लॉन्च किया। ओके, समझ आए, यहाँ पे हमारा HDFC बैंक का न्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक इंक अ को-लेंडिंग पैक विद पैसालो डिजिटल। तो कर्नाटका बैंक ने पैसालो डिजिटल के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप की है। ठीक है, इस पार्टनरशिप के तहत क्या प्रोवाइड किया जा रहा है,
to provide a financial support to the small income segment and to give impetus to the micro and small enterprises segment of the country. So जो financial support small income segment जो है उनको provide किए जाने वाले हैं. Small enterprises को जो है country के जो small enterprises है, micro enterprises है, उनको जो है financial support provide किया जाएगा. ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखना है किसने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है. कर्नाटका बैंक ने पैसालो डिजिटल के साथ जो है एग्रीमेंट, को लेंडिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है. ओके, समझ आया. नेक्स्ट पॉइंट अगेन रिलेटेड टू कर्नाटका बैंक. कर्नाटका बैंक अवॉर्डेड प्रतिष्ठा पुरस्कार फॉर अचीविंग हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन. सो भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है हाईएस्ट परसेंटेज में जो है कर्नाटका बैंक में हुए एंड फॉर दैट रीजन प्रतिष्ठा पुरस्कार अवार्ड जो है उसे दिया गया. सो कर्नाटका बैंक वॉज अवॉर्डेड प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डिजिटल अवार्ड 21-22 by the Ministry of Electronics and Information Technology for achieving the target with the highest percentage BHIM UPI transaction in private sector bank category. So private sector बैंक कैटेगरी में कर्नाटका बैंक ने प्रतिष्ठा पुरस्कार जो है अंडर डिजिटल अवार्ड्स जो 21-22 के हुए वो उसने हासिल किया है कर्नाटका बैंक ने. और एक इसके द्वारा इन अवार्ड को लाया गया मीटी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा. ओके, एंड ये किस लिए उन्हें दिया गया कि हाईएस्ट परसेंटेज जो भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है वो हुए, इसलिए उन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया है. दिस अवार्ड इज एन आइडियल ट्रिब्यूट टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन एज अ कर्नाटका बैंक इन स्टेपिंग इनटू इट्स 100th ईयर ऑफ इट्स फ्रूटफुल एक्सपीरियंस. ओके, सो यहाँ पे सिंपल पॉइंट है, प्रतिष्ठा पुरस्कार किसने हासिल किया? कर्नाटका बैंक ने हासिल किया. क्यों हासिल किया? हाईएस्ट परसेंटेज भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो है उन्होंने अचीव किए इसलिए. ओके, देन कर्नाटका बैंक के सीईओ कौन है, फाउंड कब किया गया, हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना होगा. हेडक्वार्टर मैंगलोरू में, फाउंड हुआ था 18 फरवरी 1924 में. सीईओ है महाबलेश्वरा MS. ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू SBI. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन थर्ड स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप ब्रांच इन गुरुग्राम. तो SBI जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना तीसरा स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप ब्रांच जो है वो गुरुग्राम में ओपन किया है. ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेडिकेटेड ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए. ओके, नेक्स्ट न्यूज अगेन रिलेटेड टू SBI है. SBI परमिट रियल टाइम भीम पेमेंट विद सिंगापुर. सो SBI ने क्या किया है, रियल टाइम भीम पेमेंट्स के लिए परमिशन दिया है एंड सिंगापुर के साथ जो है वो ट्रांजेक्शन्स हो गए, मतलब इंडिया एंड सिंगापुर का ट्रांजेक्शन होगा वाया भीम SBI पे एप्लीकेशन. ओके, सो ये फर्स्ट लाइव क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है वो कैरिड आउट होने वाले हैं वाया भीम SBI पे एप्लीकेशन. सो इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो फंड ट्रांसफर होगा इंडिया टू सिंगापुर वो वाया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, लेकिन अगर सिंगापुर से इंडिया कोई फंड आता है तो वो वाया UPI ID होगा. ओके, सो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि SBI ने परमिशन दे दिया है रियल टाइम भीम पेमेंट्स के लिए. और ये जो पेमेंट्स होने वाले हैं, ये जो भी रियल टाइम पेमेंट्स होने वाले हैं, ये बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर होने वाले हैं. ओके, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी. ओके, सो नेक्स्ट वन अगेन रिलेटेड टू SBI. न्यू पॉइंट है जो कि मैंने एक बॉक्स में डाला हुआ है, दैट इज SBI हैज पार्टनर विद NGO दैट्स न्यू इको फाउंडेशन टू डोनेट 48 लाख फॉर द प्लांटेशन ऑफ 32,000 ट्री सैपलिंग एट गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु. सो SBI ने जो NGO है जिसका नाम है दैट्स इको फाउंडेशन, इसके साथ मिलकर पार्टनरशिप किया है जिसके थ्रू 48 लाख जो प्लांटेशन है वो डोनेट किए जाएंगे, जिसके अंडर में 32,000 ट्री जो है वो सैपलिंग्स कवर अप होगी. ठीक है, कहाँ पर होने वाला है ये? गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का जो है वहाँ पर, मतलब कि 48 लाख रुपीज़ डोनेट किए गए हैं प्लांटेशन के लिए, जिसके थ्रू 32,000 ट्रीज को सैपलिंग को जो है प्लांट किया जाएगा एट दी गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में. ओके, सो इसके लिए SBI ने जो NGO है दैट्स इको फाउंडेशन उसके साथ पार्टनरशिप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट्स दिखे, आई होप आप सभी को समझ आए होंगे. ओके, सो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू येस बैंक. येस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू इशू इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी. सो यहाँ पे क्या बोला गया कि येस बैंक ने जो है NESL जो होता है नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, इसके साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके थ्रू वो लोग इशू करने वाला है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को. ओके, this revolutionary step by the Yes Bank has enabled trade customer to obtain their bank guarantee instantly 24/7 without the need to physically visit any branch of the Yes Bank. This technology-based initiative has been a significant milestone in the digitization of the existing paper-based process for the issuance and maintenance of BG. So यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे फिजिकली कोई ब्रांच को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है हम सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं. तो येस बैंक ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है NESL के साथ मिलकर और जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली बैंक गारंटी को जो है इशू किया है, जिसके थ्रू
24/7 इंस्टेंटली जो है बिना ब्रांच को विजिट करते हुए जो है सारी जो इश्यूज है उसे सॉल्व किया जाएगा, जो भी वर्क है वो इजीली इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। ओके, सो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ठीक है, जो भी वर्क होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, उसे फिजिकली कोई भी ब्रांच में या फिर कहीं पे भी जाके विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो येस बैंक ने उसके लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया है? एनईएसएल के साथ, नेशनल ई गवर्नेंस लिमिटेड के साथ। येस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार है, फाउंडर 2004 में एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, सो नेक्स्ट वन है इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम। अगेन यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को जो है लॉन्च किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी एनईएसएल के साथ मिलकर इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है। इसका मेन फीचर यही है कि कंप्लीटली पेपरलेस मोड होता है, जिसमें डिजिटल स्टैंपिंग, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो होते हैं। ओके, सो सिंपल यही ध्यान में रखना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने एनईएसएल के साथ मिलकर जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को जो है लॉन्च किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर चेन्नई में है, एमडी सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है कोटक म्यूचुअल फंड लॉन्चेस डिजिटल ऑल कैंपेन टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो जो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कोटक म्यूचुअल फंड जो है, इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल कैंपेन जिसका नाम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इस कैंपेन को विच कॉल्स फॉर डिजिटल इंक्लूजन ऑफ ऑल विद द हैशटैग इंक्लूड ऑल। ओके, सो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। ओके, डिजिट ऑल। ओके, सो ये किसने लॉन्च किया? ये पूछा जा सकता है कि डिजिट ऑल कैंपेन किसने लॉन्च किया है, तो वो है कोटक म्यूचुअल फंड्स ने इसे लॉन्च किया है। एंड ये जो कैंपेन है किनके लिए लाया गया? तो ये फॉर वुमेन्स के लिए इस जो है कैंपेन को लाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक के अगर मैं एमटीएन सीईओ की बात करूँ तो वो है नीलेश शाह। ओके, नेक्स्ट 20 खाता फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एंड मर्चेंट पार्टनर लॉन्च बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। सो एयरटेल पेमेंट बैंक ने 20 खाता बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है इसे लॉन्च किया है। ये किसके लिए लाया गया? स्मॉल कंपनी ओनर्स जो होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनके लिए जो है इस 20 खाता को लाया गया है, जिसके थ्रू जो है लिमिटलेस ट्रांजैक्शन जो है वो किए जाएंगे। ओके, और वो भी सिक्योरली किए जाएंगे। ओके, सो 20 खाता जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया गया फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एंड मर्चेंट पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट वन, फेडरल बैंक इंस्टॉल 100 किलो वॉट पावर सोलर प्लांट इन अलुवा। ठीक है, सो फेडरल बैंक ने क्या किया है? 100 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट जो है अलुवा में जो है इसे इंस्टॉल किया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ठीक है, फेडरल बैंक के सीईओ को ने श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर है अलुवा कोची केरला में। सो केरला में जो है फेडरल बैंक ने 100 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट वन, आईसीआईसीआई बैंक साइन अ पैक्ट विद बीएनबी परिबास। तो आईसीआईसीआई बैंक ने बीएनबी परिबास के साथ मिलकर जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए किया है? फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू कॉर्पोरेट कस्टमर ऑपरेटिंग इन द इंडिया यूरोप कॉरिडोर प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि जो ये एमओयू साइन हुआ है बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक एंड बीएनबी परिबास, ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा जो भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, यूरोप कॉरिडोर में एंड प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स में। ओके, सिंपल वन है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है पेटीएम रिलीजेस क्यूआर कोड विद द G20 थीम टू कमोमरेट इंडियाज प्रेसिडेंसी। सो इंडिया इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली हुई है। ओके, ये बात आपको पता होगा। सो पेटीएम ने क्या किया है? अपना क्यूआर कोड जो है वो G20 थीम के साथ रिलीज किया है। आप लोग देख सकते हो जो कि क्यूआर कोड दिख रहा है पेटीएम का, उसमें G20 का आपको थीम नजर आ रहा है। ओके, सो सिंपल वन है, आपको यही पूछा जा सकता है कि क्यूआर कोड थीम के साथ जो है किसने अपना क्यूआर कोड रिलीज किया है, किस प्लेटफॉर्म ने रिलीज किया है G20 थीम के साथ अपना क्यूआर कोड? दैट इज पेटीएम। ओके, simple. Next one, Paytm पेमेंट बैंक हैज बीन बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च अ यूपीआई लाइट फीचर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीआई लाइट फीचर वाला पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। अब ये यूपीआई लाइट फीचर क्या है? विद द यूपीआई लाइट फीचर यूजर कैन कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू यूपीआई पेमेंट इन अ सुपर फास्ट मैनर विदाउट वरिंग अबाउट द कैपिटल ऑन द नंबर ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। दिस मेक्स a way for the hassle-free payment experience. UPI Lite is a on-device wallet feature that allow user to make a real-time small value payment up to ₹200
without using a UPI PIN. A maximum number of 2000 can be added twice a day to UPI Lite, making the cumulative daily usage up to rupees 4000. So UPI Lite ये एक प्रकार का वॉलेट जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2,000 रुपए के मैक्सिमम 2 बार जो है पैसे उसमें लोड करके रख सकते हैं। एक बार उसमें पैसा लोड हो जाता है तो फ्रॉम दिस UPI Lite फीचर, उस फीचर से आप लोग 200 रुपए के नीचे के जो भी छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स है वो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। उस ट्रांजेक्शन का आपका जो पासबुक है या फिर आपका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसमें कोई भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। ये जो रहेगा ये डिवाइस वॉलेट है जिसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन आपके ओरिजिनल बैंक अकाउंट पे नहीं आएगा, उसमें आपके ट्रांजैक्शन नहीं नजर आएंगे। ओके, सो ये सिंपल रहेगा। यहाँ पे आपको कोई UPI पिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिंपली आपको क्या करना है, UPI Lite में आपका पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके थ्रू आप इजीली जो है वो पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसकी अमाउंट जो वो सेट की गई है 2000 के नीचे की जो पैसा रहेगा वो आप इजीली कितनी बार भी जो है वो इजीली फास्ट जो है ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, वहाँ पे कोई पिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि UPI Lite में आप एक दिन में 2,000 रुपए, मतलब अगर आपने एक बार 2,000 रुपए डाला तो आप एक और बार 2,000 रुपए डाल सकते हो। मैक्सिमम आप लोग 4,000 रुपीज तक ही उसमें अपलोड कर सकते हो। ओके, ये बात समझ आई। सो UPI Lite फीचर लॉन्च करने वाला है पेटीएम पेमेंट बैंक, और ये पहला पेमेंट बैंक बना है जिसने UPI Lite फीचर को लॉन्च किया है। ओके, जिसमें स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है वो इजीली हो सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सभी को पेटीएम बैंक रिलेटेड जो भी 2 पॉइंट्स मैंने बताए वो अच्छी तरीके से समझ आएगा। पेटीएम बैंक ने जो है G20 थीम के साथ QR कोड को लॉन्च किया है, एंड सेकेंड वन UPI Lite फीचर को लॉन्च किया है जिसके थ्रू 200 रुपए तक के जो भी छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स है वो उसमें होंगे विदाउट यूजिंग UPI पिन। ओके, एंड इसमें जो है मैक्सिमम 2,000 रुपए एक समय पे UPI Lite में आप डाल सकते हो, और वो 2,000 रुपए एक बार डाला तो एक और बार लास्ट, मतलब कि एक बार 2,000 डाला तो फिर से 2,000 एक और बार डाल सकते हो, मतलब कि मैक्सिमम आप 4,000 ही डेली यूसेज कर सकते हो थ्रू UPI Lite फीचर। ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो ये था ऑल अबाउट पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट वन न्यूज़ की ओर हम लोग चलते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस हेलो उज्जीवन, इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है हेलो उज्जीवन इस बैंकिंग एप्लीकेशन को। ये इंडिया का फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन है। ओके, सो 3V's फीचर्स के साथ इसे लॉन्च किया गया है। ये ध्यान में रखना है। वो 3V कौन से है? वॉइस, विजुअल एंड वर्नाकुलर। ये आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके थ्रू क्या प्रोवाइड होने वाला है? टू प्रोवाइड अ बैंकिंग एक्सेस टू इंडिविजुअल हु हैव लिमिटेड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, दिस ऐप इज डिजाइन्ड टू इंस्टॉल बैंकिंग हैबिट्स इन माइक्रो बैंकिंग रूरल कस्टमर्स हु आर digitally challenged. Hello Ujivan, co-created with the Navana.ai, is accessible by voice in 8 regional languages including Hindi, Marathi, Bengali, Tamil, Gujarati, Kannada, Oriya and Assamese. Customer can speak to the application in their native language to perform the banking transaction and access services such as paying loan, EMI, opening FD and RD, transferring funds, checking account balance and updating passbook and among others. ठीक है, सो इसके थ्रू मतलब कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जिनका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है उन लोगों को इसका जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड होने वाला है। सो उज्जीवन ने क्या किया है, Navana.ai के साथ मिलकर इसे लेकर आया है। इसमें 8 रीजनल लैंग्वेज को आप लोग मतलब इसमें एक्सेस कर सकते हो। 8 रीजनल लैंग्वेज का यूज़ करके आप लोग इस एप्लीकेशन को गो थ्रू कर सकते हो, मतलब कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो 8 लैंग्वेजेस कौन सी है वो आपको ध्यान में रखनी है, मतलब कि आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है। अगर आपने बोला तो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, आप FD को ओपन कर सकते हो, RD को ओपन कर सकते हो, देन फंड्स को ट्रांसफर हो सकता है, अकाउंट बैलेंस चेक हो सकता है, पासबुक को अपडेट करवा सकते हो, एंड ये सारे टास्क आप लोग कर सकते हो थ्रू दिस एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन। ओके, ठीक है। सो ये 3V के फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, वॉइस विजुअल वर्नाकुलर। इसमें 8 रीजनल लैंग्वेज के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, वो लैंग्वेजेस आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जाए तो समित घोष जो है वो फाउंडर है। फाउंड हुआ था 28 दिसंबर 2004 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट वन, RBL बैंक साइन एन एग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक फॉर ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, सो RBL बैंक जो है इसने एक्सिम बैंक के साथ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है
है वो एग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो हो गए. ओके, यूजिंग द टैप India Exim Bank aims to facilitate and enhance the India's export globally by providing a credit enhancement to the trade instruments. Okay, so RBL and Exim Bank ने जो एग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होने वाले हैं. ओके, सिंपल है. आरबीएल बैंक के जो सीईओ वो है आर सुब्रमण्य कुमार एंड एक्सिम बैंक के जो एमडी है वो है मिस हर्षा बंगारी. ओके, नेक्स्ट वन. सारस्वत बैंक पार्टनर विद टैगेट टू डिप्लॉय ओमनी चैनल बैंकिंग. तो सारस्वत बैंक जो है इसने सिंगापुर बेस्ड जो डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है टैगेट, इसके साथ मिलकर जो है ओमनी चैनल डिजिटल बैंकिंग जो है वो लेकर आया है. ओके, फॉर द रिटेल कस्टमर्स एंड द कॉर्पोरेट कस्टमर्स. ओके, अंडर द एसोसिएशन द बैंक विल यूज द टैगेट मोबिक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डिजिटल सर्विसेज सिक्योरली एनी टाइम एंड एनीवेयर. सो ये क्या कर रहा है, ये जो टैगेट मोबिक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा और उसी के साथ साथ डिजिटल सर्विसेज को सिक्योरली कहीं पे भी कहीं जगह पर भी जो है ये प्रोवाइड करेगा. ये जो मोबिक्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है, कस्टमर को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके, ठीक है. सो सारस्वत बैंक ने ये टैगेट जो ये सिंगापुर बेस्ड डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन है इसके साथ मिलकर जो है ओमनी चैनल डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो रिटेलर एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए जो है वो डिप्लॉय किया है. ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा. नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन इज सीसी एवेन्यू हैज बिकम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू प्रोसेस सीबीडीसी एंड डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन फॉर ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट. सो सीसी एवेन्यू ये फर्स्ट पेमेंट गेटवे है जो कि प्रोसेस कर रहा है सीबीडीसी, मतलब कि क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ओके, सो ये क्या कर रहा है सीसी एवेन्यू, ये पहला पेमेंट गेटवे है जो कि प्रोसेस कर रहा है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को और डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन को फॉर द ऑनलाइन रिटेल पेमेंट्स. ओके, पहले 1 दिसंबर को जो है ई रुपी जो है वो लॉन्च हुआ था फॉर द रिटेल सेगमेंट्स. ओके, सो आरबीआई ने 8 बैंक्स को नोटिफाई किया गया था कि इनिशियली ये जो बैंक्स है इस पायलट प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट करेगी. वो बैंक्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ठीक है, फर्स्ट फेज में इन 4 बैंक्स को जो है ये जो डिजिटल रुपी है इसका जो है इस्तेमाल करेगी ऐसा बोला गया था. एंड फर्स्ट फेज वॉज टू बी कैरिड आउट फ्रॉम मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर. और इन 4 सिटीज़ को भी पहली बारी में सबसे पहले अलाउ किया गया था. करेक्ट, ये पहली 4 बैंक्स थी एंड ये पहली 4 सिटीज़ थी. ओके, सो इन द सेकंड फेज बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन 4 बैंक को सेकंड फेज में अलाउ किया गया था. करेक्ट, एंड फिर उसमें जो सिटीज़ आपकी कवर अप होती है दैट इज अहमदाबाद, गैंगटोक, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला. एंड फिर इन सारी सिटीज़ को नेक्स्ट जो सेकंड फेज है इसमें कवर अप किया गया था. तो यहाँ पे हमें यही बात बोली जा रही है कि जो सीसी एवेन्यू ये फर्स्ट पेमेंट गेटवे है जो कि सीबीडीसी को प्रोसेस करेगा, डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस को जो है ये प्रोसेस करेगा फॉर द ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स. ओके, समझ आया? ठीक है. सीसी एवेन्यू क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पेमेंट गेटवे है. ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था. करेक्ट. सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा. यहाँ पे हमारे जो है बैंकिंग अवेयरनेस की जो मैंने डिटेल में पॉइंट्स बताए थे वो सारे कंप्लीट होते हैं. लास्ट में हम लोगों ने देखा कि सीसी एवेन्यू ये फर्स्ट ऐसा पेमेंट गेटवे हुआ है जो कि सीबीडीसी मतलब कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रोसेस करेगा. ठीक है, किसके लिए, फॉर द ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स के लिए. ओके, सो ये थे हमारे एकदम डिटेल में जो हम लोगों ने डिस्कस किए बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट्स. अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे 1 लाइनर पॉइंट्स की और इस 1 लाइनर में भी हम लोग इंपॉर्टेंट फेब और मार्च के सारे बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो इसे भी कंटिन्यू देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कवर अप हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 1 लाइनर में का PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority, had reduced the settlement time in NPS from T plus 4 days, जिसे अप्रॉक्स 5 डेज कहा जाता है, to T plus 2 days, जिसे अप्रॉक्स 3 डेज कंसिडर किया जाएगा फॉर प्रोसेसिंग अ पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट अक्रॉस ऑल सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज. सो यहाँ पे आपको सिंपल इतना ही ध्यान में रखना है कि PFRDA ने क्या किया है कि जो सेटलमेंट टाइम था NPS का वो अब रिड्यूस कर दिया है. पहले T plus 4 डेज हुआ करता था, अब होगा T plus 2 डेज. तो T plus 4 डेज को कंसिडर किया जाता है एज अप्रॉक्स 5 डेज, तो अब रहेगा T plus 2 डेज जिसको अप्रॉक्स कंसिडर किया जाएगा 3 डेज. दैट्स इट, इतना ही ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट इंक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ PFRDA ओम्बुड्समैन फ्रॉम 65 to 70 ईयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिलेटेड टू PFRDA. तो सबसे पहले ये फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है. तो इनका जो एज है 65 से 70 ईयर्स जो है वो कर दिया गया है, बल्कि एज जो है वो इंक्रीज हो चुका है. ओके, नेक्स्ट वन, कैश फ्री पेमेंट्स हैज लॉन्च इंडिया
इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर कोलैंडिंग कोलैंड, ठीक है। सो कैशवे पेमेंट्स जो है इन्होंने इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो है कोलैंडिंग के लिए प्रोवाइड किया, जिसका नाम है कोलैंड, ओके। Ebix Cash has became the first company in India to launch the enabled UPI transaction for foreign national visiting India. So Ebix Cash जो है वो पहला कंपनी बना है इंडिया का जो कि क्या कर रहा है, यूपीआई पेमेंट को एनेबल करवा रहा है फॉर द फॉरेन नेशनल जो इंडिया में विजिट करेंगे तो उनके लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो फीचर है वो एनेबल करवा रहा है। और कौन सा ये कंपनी, Ebix Cash, ये फर्स्ट कंपनी है इंडिया का, ओके। नेक्स्ट वन है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस हैज रिब्रांडेड इटसेल्फ एज ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। सो एडलवाइस क्या कर रहा है, खुद को रीब्रांड कर रहा है, अब वो एज पहचाना जाएगा ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट वन है रिलायंस रिटेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन रिटेलर टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो रिलायंस रिटेल जो है वो पहला रिटेलर बना है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जिस तरह मैंने सीसीए वेन्यू पहला पेमेंट गेटवे बना है, उसी तरह रिलायंस रिटेल जो है वो पहला फर्स्ट रिटेलर बना है जो सेंट्रल डिजिटल करेंसी को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, करेक्ट। Next one, IDFC First Bank has become the offline banking partner for the Mumbai Indians. तो IDFC First Bank क्या कर रहा है, ऑफलाइन बैंकिंग पार्टनर बना है मुंबई इंडियंस के लिए, ठीक है। सो ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है ये मुंबई इंडियंस इस टीम का, कौन, IDFC First Bank. Next one again related to IDFC First Bank. IDFC First Bank partner with Swedish company Crunchfish to demonstrate offline retail payment. So offline retail payment को demonstrate करने के लिए IDFC First Bank ने Swedish company Crunchfish के साथ जो है पार्टनरशिप की है। Then Suryoday Small Finance Bank announced the launch of Blossom Women's Saving Account with 7% per annum interest rate with monthly interest credit. So Suryoday Small Finance Bank ने क्या किया है, Blossom Women's Saving Account को लॉन्च किया है जिसके थ्रू 7% पर एनम इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया जाएगा विथ मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर ENWR, ओके। सो ENWR का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, जो कि आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने जो है इन्होंने ENWR के तहत जो है फाइनेंस की सुविधा के लिए एक MOU जो है वो साइन किया है, ठीक है। दिस पार्टनरशिप इज एम एट प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू फाइनेंस टू फार्मर्स, फूड प्रोसेसर, ट्रेडर्स अगेंस्ट द प्लीज ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी स्टोर्ड इन CWC वेयर हाउसेस, ठीक है। सो इस साझेदारी का जो उद्देश्य यही है, मतलब इस MOU का उद्देश्य यही है कि जो फार्मर्स है, ठीक है, जो फूड प्रोसेसर, ट्रेडर्स जो है, जो अपना CWC वेयर हाउसेस में अपने जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर करते हैं, उनको गिरवी के बदले में उनको फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाने वाला है, ओके। समझ आया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने IDFC फर्स्ट बैंक का कुछ स्टैटिक मैंने आपको प्रोवाइड किया क्योंकि हमने दो न्यूज़ जो देखी वो रिलेटेड टू IDFC फर्स्ट बैंक देखी, तो इसके COAV विद्यानाथन एंड हेडक्वार्टर है मुंबई में, ओके। सो ये था हमारा कुछ वन लाइनर्स। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कैनरा बैंक सेल इट्स स्टेक इन रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक LLC CBIL टू SBI फॉर ₹121.29 करोड़। CBIL incorporated in 2003 is a joint venture in Russia between SBI 60% and Canara 40%। देखिए CBIL जो था ये जॉइंट वेंचर था SBI एंड कैनरा का, ठीक है। सो SBI में 60% स्टेक था एंड कैनरा में 40% स्टेक था। तो अभी कैनरा बैंक ने अपना पूरा का पूरा स्टेक जो है वो SBI को सेल आउट कर दिया है 121.29 करोड़ रुपीस में, ओके। सो अब जो CBIL जो है वेंचर है, मतलब उसकी जो स्टेक्स है वो सिर्फ SBI के पास है, ओके। पहले 60% है SBI के पास और 40% है कैनरा के बैंक। तो कैनरा बैंक ने 40% का पूरा स्टेक SBI को बेच दिया है 121.29 करोड़ रुपीस में, ओके। यहाँ पे CBIL का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वन, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस ABSLI निश्चित आयुष प्लान। सो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है एक न्यू एज सेविंग सोल्यूशन ABSLI निश्चित आयुष प्लान को, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पॉलिसी होल्डर्स, ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म सेविंग बेनिफिट्स, ओके। सो इसके लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, इसके लिए इस ABSLI निश्चित आयुष प्लान के लिए जो मैक्सिमम एज बताई गई है दैट इज 55 ईयर्स, वाइल द मिनिमम एज इज 30 डेज,
ओके, फॉर द लॉन्ग टाइम इनकम ऑप्शन एंड 30 ईयर्स फॉर द होल लाइफ इनकम। ये आपको समझ में रखना है कि मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है, लेकिन मिनिमम एज जो है वो 30 डेज है, जिसमें लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड 30 ईयर्स जो है जिसमें होल लाइफ इनकम ऑप्शंस दिए गए। ओके, सो मैक्सिमम मिनिमम एज ध्यान में रखना है। ये जो ABSLI निश्चित आयुष प्लान जो है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है पॉलिसी होल्डर्स को, और लॉन्ग टर्म सेविंग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। और इसे किसने लॉन्च किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया। ओके, सिंपल वन। नेक्स्ट है VP नंद कुमार हैज रिसीव अ हुरून इंडिया अवार्ड। सो VP नंद कुमार जो है उन्होंने हुरून इंडिया अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। ओके, नेक्स्ट वन है कैनरा बैंक का, हम लोगों ने ऊपर पॉइंट पढ़ा, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1906 में। ओके, एंड सेकंड हमने आदित्य बिरला सन इंश्योरेंस लाइफ की बात की थी, तो इसके MD हुए हैं कमलेश राव, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। Employee State Insurance Corporation has presented an initiative named as Nirman Se Shakti to modernize infrastructure. Okay, so ESIC ने क्या किया? एक इनिशिएटिव जो है प्रेजेंट किया है जिसका नाम है निर्मन से शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने इस इनिशिएटिव को लाया है। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इंक्लूड अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ ESI स्कीम्स, ESIC hospitals, dispensaries in phase manner, formulation of standard design for 100-200 bedded hospital with a better modern facilities, online real-time dashboard for the project monitoring supervision, adopt of new building technologies to ensure the quality of constructions, elimination of delays, cost overrun, etc. digitization of land property documentation, etc. सिंपल में अगर मैं कहूँ तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ESIC ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्मन से शक्ति, एंड जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। That's it. Next one है Mobiwic has became the first fintech app in India to support a RuPay credit card on UPI. So Mobiwic जो है वो first fintech application बना है जो कि RuPay credit card को UPI के ऊपर support करेगा। Okay, next one है SBI SEBI introduced the concept of yellow bond. So SEBI ने yellow bond का concept जो है वो introduce किया है, yellow bond related to solar energy. So ये SEBI ने जो है introduce किया है। SEBI का full form है Securities and Exchange Board of India. And एक और bond की यहाँ पे बात की जा रही है, that is green bond. तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन has become the India's first civic body to launch a green bonds. So इंदौर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो पहला इंडिया का सिविक बॉडी बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स को जो है लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट NIA न्यू इंडिया एश्योरेंस लॉन्च पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इस व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये पे एज यू ड्राइव इसे लॉन्च किया है NIA ने, न्यू इंडिया एश्योरेंस ने। नेक्स्ट वन है स्विट्जरलैंड हैज बिकम द फर्स्ट WTO मेंबर टू फॉर्मली सबमिट इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द WTO's न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। सो स्विट्जरलैंड जो है वो पहला WTO का मेंबर बना है, ठीक है, जिसने WTO का जो न्यू एग्रीमेंट आया है फिशरीज ऑन फिशरीज सब्सिडीज, इसको एक्सेप्ट किया है। ओके, एंड द लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च द डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो डिजिटल पेमेंट उत्सव किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है। सो यहाँ पे हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ न्यूज़ इस तरह पढ़ी जिसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, एंड मैंने आप लोगों को अलग अलग बैंक्स की न्यूज़ को एक साथ कोलैबोरेट करके जो है वो पढ़ा है। जैसे कि RBI हम लोगों ने काफ़ी सारा कंपाइल किया था, फिर एक साथ डिस्कस किया, फिर अलग अलग बैंक्स की न्यूज़ को हम लोगों ने जो भी न्यूज़ थी उसको एक साथ मर्ज अप करके उसी बैंक्स की न्यूज़ को साथ ही में डिस्कस किया। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ वन लाइनर्स को डिस्कस किया, एंड इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने फेब और मार्च की बैंकिंग अवेयरनेस को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ आया होगा तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो का ई बुक चाहिए तो आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से जाके इस वीडियो का ई बुक को एक्सेस कर सकते हो, इससे आप लोग रिवीजन कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, और भी बैंकिंग अवेयरनेस के अपकमिंग मंथ्स के सेशंस में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। अगर आप लोगों की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको अकॉर्डिंगली वीडियोज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।